तो जितने भी माय डियर सेकेंड ईयर के आप लोग स्टूडेंट हो जीएनएम का, तो आप लोग को स्वागत करता हूं, ठीक है। और अगर यह आपके किसी अदर एग्जाम वाले भी देख रहे हैं, आपके टॉपिक में है डायलिसिस, तो सेम है, आप लोग बिल्कुल इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए मैं यहाँ पे डायलिसिस को अच्छे से कवर करूँगा, ठीक है। डायलिसिस में टोटल इसका उद्देश्य, संकेत, जटिलता, इसकी प्रोसीजर एंड इसकी केयरिंग, सारा चीज़ मैं आज जो है देखूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है लॉन्ग में। तो जितने भी माई सेकेंड ईयर है मैं बता दूं, आज MSN 1 जो कि फर्स्ट आपका सब्जेक्ट होता है, तो आज इस सप्ताह का फर्स्ट वीडियो है, तो MSN 1 से ही शुरू होगा और वीडियो नंबर अपना 12वां होने वाला है, ओके। तो आप लोग अच्छे से देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। माय डियर, सबसे पहले देखिए डायलिसिस होता क्या है। तो यह एक ऐसी प्रोसीजर होती है, चूँकि यह एक प्रोसीजर में किया जाता है डायलिसिस। तो डायलिसिस एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है, जिसके द्वारा शरीर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वह दबाव, प्रेशर और जो विसरण विधि होता है इसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। डायलिसिस दो प्रकार के होते हैं। अब ये जो डायलिसिस होता है, आप कहेंगे भाई ये दाब और विसरण क्या होता है। तो देखिए, जो मशीन लगाया जाता है ना बेसिकली डायलिसिस में, तो वो मशीन इसी दाब और विसरण पर ही काम करता है, प्रेशर और जो अपना विसरण है इसी पर काम करता है, ओके। तो बेसिकली ये डायलिसिस इसीलिए कराया जाता है या इसीलिए होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी में, जो बेकार की पदार्थें हैं, अपशिष्ट पदार्थें हैं, उसको बाहर निकाला जाए और ब्लड को शुद्ध किया जाए, साफ किया जाए, इसीलिए डायलिसिस जो है किया जाता है। डायलिसिस बेसिकली दो प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? पहला अपना देख लीजिए पेरिटोनियल डायलिसिस है, समझ गए। और दूसरा जो डायलिसिस है वो अपना हेमोडायलिसिस है। चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है। आप लोग पेरिटोनियल डायलिसिस के नाम जो है बहुत अक्सर कम ही सुने होंगे, लेकिन हेमोडायलिसिस को अक्सर नाम सुने होंगे। तो जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, यह पेरिटोनियल कैविटी तो नाम आप लोग सुने ही होंगे, फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में पढ़े होंगे। तो ये जो पेरिटोनियल कैविटी होता है, बेसिकली जो हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं ना, उसी के एरिया में यह पेरिटोनियल कैविटी होता है। तो पेरिटोनियल कैविटी में कैथेटर डाला जाता है, एक नली डाला जाता है, समझ गए। और यह नली डालकर उसमें इरिगेट किया जाता है, उसमें जो है उसको क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा काफ़ी समय तक उसको इरिगेट किया जाता है, और तब जाके जो बेकार की पदार्थें होती है वह बाहर निकलती है और जो शुद्ध होता है वह आपके बॉडी में वापस रह जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, यह अपना एब्डोमिनल है, ठीक है, इसमें एक कैविटी है। इसमें क्या होता है कि आपको एक नली डाला जाता है, ठीक है, एक नली के रास्ता बनाया जाता है, नली डाला जाता है। नली डाला जाता है तो एक जो होता है आपका, ठीक है ना, डाइलेसेट फ्लूइड होता है, ठीक है, एक डाइलेसेट फ्लूइड होता है। ये डाइलेसेट फ्लूइड क्या करता है कि अंदर जाता है इसमें, ठीक है, अंदर डाला जाता है, और यही फ्लूइड अंदर जो है इरिगेशन का काम करता है। और उसके बाद जो आपका वेस्ट मटेरियल जो इस नली से निकलता है वह एक अलग जो है आपके बैग में जमा होता है, जो कि इधर है वेस्ट फ्लूइड, ठीक है। बाकी ये नली हो गया, कैथेटर हो गया। तो इसमें यही प्रोसीजर होता है, लेकिन ये प्रोसीजर में काफ़ी समय लग जाता है, समझ गए ना। इस प्रोसीजर में काफ़ी समय लगता है, और ये प्रोसीजर लेकिन आसान होता है हेमोडायलिसिस के तुलना में, समझ गए। तो ये अपना यही जो है आपका हो गया पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें पेरिटोनियल में एक नली डाला जाता है, और उस नली के माध्यम से डाइलेसेट फ्लूइड को अंदर डाला जाता है। वह फ्लूइड अंदर में इरिगेट का काम करता है, काफ़ी ज़्यादा इरिगेशन करता है अंदर में, और तब जाके वह बाहर जो है वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देता है एक नली के दूसरे रास्ते से, और बाकी जो फ्रेश हो जाता है वह अंदर ही रहता है, ओके। तो यही अपना जो है हो गया पेरिटोनियल के जो है डायलिसिस। आगे मैं बढ़ता हूँ, हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस काफ़ी प्रचलित है, सब लोग नाम इसका बहुत सुने होंगे कि हेमोडायलिसिस अक्सर जो अस्पताल में होता है वह हेमोडायलिसिस ही किया जाता है। यह काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होता है। यह अत्यधिक प्रभावी तकनीक है, यह ज़्यादा इफेक्टिव भी है, समझ गए। इसमें रक्त से हानिकारक पदार्थ को हटाकर शुद्ध रक्त पुनः रोगी के शरीर में वापस कर दिया जाता है। हेमोडायलिसिस यह काफ़ी इफेक्टिव तकनीक है, इसीलिए ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेम है, इसमें हानिकारक पदार्थ रक्त से हटाकर जो शुद्ध होता है वह पुनः बॉडी में भेज दिया जाता है, समझ रहे हैं। हेमोडायलिसिस में होता यह है कि हेमोडायलिसिस के साथ में एक मशीन होता है,
समझ गए। इस प्रोसीजर में एक मशीन होता है जो बॉडी से रक्त को निकालती है, जो क्या करता है, बॉडी से रक्त को निकाल कर इसे डायलिजर, जो कि एक कृत्रिम किडनी के रूप में होता है, या एक मशीन होता है डायलिसिस में लगा हुआ, जिसे डायलिजर कहते हैं। यह डायलिजर के माध्यम से, डायलिजर में एक फ़िल्टर लगा होता है, यह फ़िल्टर क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करके शरीर में वापस जो है एक साइड से ब्लड को लौटाता है, समझ गए। तो यही आपका जो है बेसिकली हेमोडायलिसिस होता है। हेमोडायलिसिस देख लीजिए, इसमें फिस्टूला बनाया जाता है, इसमें एक फिस्टूला बनाया जाता है। एक फिस्टूला बनाया इसलिए जाता है ताकि कनेक्शन, फिस्टूला मतलब होता है कनेक्शन, ठीक है, जोड़ना आपस में। तो बेसिकली इसमें दो जो है कैथेटर डाला जाता है। एक कैथेटर से ब्लड जो है आपका क्लीन ब्लड जो है आता है प्यूरिफाई होकर मशीन से, और एक ब्लड जो है आपके बॉडी से निकलता रहता है मशीन में जाने के लिए, प्यूरिफाई होने के लिए, समझ गए। अब ये जो आप डायलिजर मशीन देखते हैं जिसे डायलिसिस किया जाता है, उसको समझ लीजिए, ये तो नली वाला साइन है, ठीक है, ये तो नली वाला साइन है। एक यहाँ से निकल रहा है ब्लड, ये अशुद्ध ब्लड जा रहा है साफ होने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आर्टीरियर जो प्रेशर होता है कितना है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पे एक ब्लड पंप लगा होता है। फिर ब्लड आता है डायलिजर में, डायलिजर से दो कनेक्शन होता है। एक होता है फ्रेश जो है फ्लूइड होता है जो जाता है मशीन में, और यही फ्लूइड क्या करता है, आपको बेकार के पदार्थों को बाहर करता है ब्लड से फिल्टर के माध्यम से। और जो बेकार की फ्लूइड बच जाता है, जो इरिगेट होने के बाद मशीन से छन्ने के बाद निकलता है, तो वह एक दूसरे वाले डिब्बे में या जो भी बैग हो उसमें जमा होता है, और एक में फ्रेश रहता है। यह फ्लूइड होता है, डायलिसिस फ्लूइड होता है जो आपके मशीन में जाता है डायलिजर में। वहाँ पे ब्लड के साथ जो है ये क्या होता है, मिलकर बेकार की पदार्थों को इधर बाहर निकाल देता है, ठीक है। और बाकी जो शुद्ध ब्लड होता है वापस इधर आकर यह क्या होता है, बॉडी के अंदर चला जाता है। तो बेसिकली यही अपन डायलिसिस होता है। डायलिसिस में यह डायलिजर मशीन होता है, यह आपका फ्लूइड होता है जो भेजा जाता है मशीन के अंदर, और यह जो है बॉडी से ब्लड से बेकार के पदार्थ को निकाल कर दूसरे वाले जो है पैकेट में भेज देता है, डब्बा में, ठीक है ना। और बाकी शुद्ध जो है आपके नीचे आकर पुनः बॉडी में फिर से जाने लगता है। ओके, तो यही बेसिकली आपका हो गया डायलिसिस मशीन हो गया। ओके, देख लीजिए, उपयुक्त दोनों ही प्रक्रिया रीनल फेल्योर के बाद की जाती है, चाहे वो पेरिटोनियल इरिगेशन हो, डायलिसिस हो, या फिर हेमोडायलिसिस हो, ठीक है। इसमें होता यह है कि दोनों प्रक्रिया किडनी फेल होने के बाद ही की जाती है, समझ गए। इसके पीछे करने का उद्देश्य क्या होता है आप खुद समझ गए होंगे कि भाई किसी को अगर डायलिसिस किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा, आप खुद समझ गए हैं। तो डायलिसिस करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, देख लीजिए। रोगी के शरीर से उत्सर्जित पदार्थ को हटाना। पहले तो यही उद्देश्य है ना कि शरीर में जो भी वेस्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, उसको बॉडी से हटा दिया जाए, इसलिए किया जाता है। दूसरी चीज़ है शरीर से अधिक तरल को हटाना। दूसरी चीज़ ये होता है कि बॉडी से जो अनावश्यक जो तरल है उसको भी हटा दिया जाए और वाटर रिटेंशन को दूर किया जाए। ओके, आगे है शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के समान स्तर को बनाए रखना। जो किडनी जब फेलुअर होता है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है होने लगता है, किसी चीज़ का मात्रा बढ़ जाएगा, किसी चीज़ का बहुत कम जाएगा। तो इसके बैलेंस समान स्तर को बनाए रखने के लिए भी जो है ये की जाती है डायलिसिस। ओके, शरीर में प्रोटीन के अंतिम पदार्थों को बाहर निकालना। शरीर में अगर ज़्यादा प्रोटीन है, चूँकि किडनी खराब होने पर जो है ब्लड प्यूरिफाई होता नहीं है, तो उस कंडीशन में प्रोटीन भी बढ़ने लगता है। तो जो प्रोटीन की अंतिम पदार्थ है जिसकी मात्रा बेकार की है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, समझ गए, इसी डायलिसिस के द्वारा। रक्त का पीएच वैल्यू समान बनाए रखना। ये करने का मतलब ही होता है कि रक्त का पीएच मान नॉर्मल बना रहे। ओके, अन्य जटिलताओं की रोकथाम करने के लिए डायलिसिस जो है काफ़ी उपयोगी होती है। तो बेसिकली इसका मेन पॉइंट वही होता है कि ब्लड से वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालना, शरीर को जो है उत्सर्जित पदार्थों से मुक्त करवाना। ओके, ब्लड का जो पीएच है उसको समान बना के रखना, अनावश्यक जो फ्लूइड है उसको भी जो है बाहर करना, समझ गए, रिटेंशन को दूर करना, इलेक्ट्रोलाइट को जो है बैलेंस बना के रखना, प्रोटीन का जो अंतिम पदार्थ है, जो लास्ट वाला प्रोटीन है, उसको भी जो है बाहर निकालना, ठीक है ना। और सब का कंडीशन, ये सारे के सारे कंडीशन जो होता है वह रीनल फेल्योर में ही देखने को मिलता है। ओके, ध्यान रखिएगा।
ये हो गया उद्देश्य कि कब जो है हम इसको करेंगे, क्या उद्देश्य है। अब आता है अपन इंडिकेशन। इंडिकेशन कहा जाए तो संकेत। संकेत का मतलब क्या होता है तो देख लीजिए, मतलब यह कब संकेत करता है कि भाई डायलिसिस करनी चाहिए। इंडेक्शन ऑफ डायलिसिस, डायलिसिस का संकेत कब मिलता है कि कब कब डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकता है। तो देखिए, एक्यूट रीनल फेलुअर हो या क्रोनिक रीनल फेलुअर हो, चाहे आपका रीनल अचानक से फेल हो, ठीक है, या फिर किसी अन्य बीमारी से लंबे समय से ग्रसित होने से आपका रीनल फेलुअर हो रहा है, तो दोनों कंडीशन में डायलिसिस संभव है। रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक हो जाना। अब रक्त में यूरिया की मात्रा कब अधिक होता है, जब आपके किडनी नहीं काम करता है तभी जो है आपके यूरिया की मात्रा बढ़ जाता है, क्योंकि यूरिया एक बेस्ट पदार्थ है ब्लड में, और इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको दिक्कत होगी। तो यूरिया की मात्रा अगर अधिक हो जाता है तो उस कंडीशन में भी जो है डायलिसिस होता है। किडनी रोगों के कारण मस्तिष्क विकार, अगर किडनी के रोग के कारण ब्रेन से संबंधित कोई समस्या है तो किडनी के जो प्यूरिफाइड होगा वो नहीं कर पाएगा, तो पहले किडनी के ब्लड को प्यूरिफाई करके डायलिसिस के द्वारा ठीक किया जाता है। गंभीर सूजन होने पर, अगर आपका किडनी वेस्ट पानी को, वेस्ट पदार्थ को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, छान नहीं पा रहा है, तो गंभीर सूजन हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी जो है ये चीज़ें संकेत देता है डायलिसिस का। उपापचय अम्लता होने पर, अगर आपका किडनी सही से काम नहीं करेगा तो जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो है आपको अम्लता को कम करने के लिए, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को भी कम करने के लिए जो है ये की जाती है। समझ गए। नेफ्रोक्टोमी होने के बाद, नेफ्रोक्टोमी होने के बाद भी जो है कुछ समय तक डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपको सर्जरी हो रखा है तो अचानक से तो किडनी जो सर्जरी करके लगाया गया है वो तो काम नहीं करने लगेगा। तो नेफ्रोक्टोमी सर्जरी के बाद जो है आपके इस डायलिसिस का बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी पड़ने लगता है। तो इस प्रकार से ये सब संकेत है। संकेत मतलब कि कब कब ज़रूरी पड़ सकता है डायलिसिस का, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आप इसे समझ लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसका कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन कहने का मतलब है कि मान गए अगर इसका जटिलता क्या हो सकता है, ठीक है ना। अगर कोई डायलिसिस करवा रहा है तो डायलिसिस का जो है जटिलता क्या देखने को, कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकता है इसके साथ में। तो देखिए, हर कोई हर प्रोसीजर का, हर बीमारी का कुछ ना कुछ जो है कठिनाइयाँ, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन, जटिलता होता है। तो इसका भी भाई जटिलता होगा ही। तो जैसे अगर कोई डायलिसिस करवा रहा है तो ये हो सकता है कि इसके शरीर में तरल की कमी हो सकती है, क्योंकि ये तरल को बाहर निकालता है, ठीक है, उसमें से ब्लड को छान कर बेकार के पदार्थ को अलग करता है और फिर ब्लड को अंदर भेजता है। तो इस दौरान जो ब्लड की मात्रा है उसमें कमी आ सकती है। ओके, तो इसमें कमी आ सकता है। शरीर में खून की आयतन में कमी, हाइपोवोलेमिया जिसे बोलते हैं, यानी जो खून का आयतन है उसमें कमी आ सकता है, क्योंकि पहले तो उसमें बेकार के पदार्थ वगैरह सब था ना, अब तो छन गया। छनने के बाद तो कुछ चीज़ें जो है गायब होगा ही होगा, कमी आएगा ही आएगा। तो वही कहता है खून के आयतन में कमी, ठीक है। बीपी अत्यधिक कम हो जाना, हाइपोटेंशन, जब क्या बोलते हैं उसको, डायलिसिस होते रहता है तो इन सब का मॉनिटरिंग करते हैं कि कहीं मरीज का हाइपोटेंशन तो नहीं हो जाए, यानी अचानक से बीपी तो कम नहीं हो गया है। तो इस सब का मॉनिटरिंग चलते रहता है डायलिसिस के दौरान। शॉक लग सकता है। अब जब मान गए पेशेंट में अचानक से बॉडी से खाली हो जाए, हाइपोवोलेमिया, शॉक लग सकता है तरल की कमी के कारण, ठीक है। गंभीर शॉक जो है, अगर थोड़ा भी इस प्रोसीजर में लापरवाही बरती गई तो गंभीर संक्रमण हो सकता है मरीज को। सीने में दर्द हो सकता है, ठीक है, पैरों में ऐंठन हो सकता है, हेपेटाइटिस बी एंड सी हो सकता है, कार्डियक एरिथेमिया हो सकता है। तो ये सब कुछ जो है पोटेशियम असंतुलन बन सकता है। तो ये सब अपना जो है कुछ इसका जटिलता है जो डायलिसिस प्रोसीजर के बाद जो है देखने को मिल सकता है। तो ये सारे चीज़ याद रखिएगा। ओके, मैंने बता दिया, इसको याद आप लोग रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन है, मैं एक बार, ये वीडियो ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार देख लेंगे फिर पीछे बैक नहीं होगा, बिल्कुल बैक होगा। आप उसको एक बार जहाँ नहीं समझ में आता फिर से पीछे होइए और पीछे होकर उसको एक बार और देखिए, समझिए क्या कह रहा है। अब आती है प्रोसीजर। प्रोसीजर, ये डायलिसिस का प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे ये प्रक्रिया जो है आगे बढ़ता है, देख लीजिए। डायलिसिस के प्रक्रिया में हम हेमोडायलिसिस के बारे में देखेंगे।
हेमोडायलिसिस में एक रक्त शुद्धिकरण मशीन होता है जिसे हम लोग डायलिजर कहते हैं, ऊपर बता दिए हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत शरीर से अशुद्ध आर्टीरियल ब्लड को जो है इसमें भेजा जाता है, ठीक है। इसमें होता यह है कि इसके अंतर्गत शरीर से जो आर्टीरियल अशुद्ध जो ब्लड होता है उसको जो है इस मशीन के अंदर भेजा जाता है। यानी सीधा समझिए कि शरीर से, बॉडी से एक अशुद्ध रक्त को इस डायलिजर मशीन में भेजा जाता है, समझ गए, दाब और विसरण के माध्यम से। और रक्त से दाब एवं विसरण प्रक्रिया के कारण जो हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ होता है वह इस डायलिजर मशीन के द्वारा छनता है और रक्त जो है शुद्ध हो जाता है, समझ गए, ये प्रोसेस चलता है। इस शुद्ध रक्त को शरीर के भेन में प्रवेश कराया जाता है। अब ये जो शुद्ध रक्त होता है इसको बॉडी में प्रवेश कराया जाता है, ठीक है, भेन में। इसके लिए रोगी के शरीर से रक्त संपर्क बनाया जाता है। अब ये जो शरीर से रक्त निकालना है और एक साइड से रक्त जो है पहुंचाना है, तो इसके लिए एक कनेक्शन बनाया जाता है और उसी कनेक्शन को हम लोग फिस्टूला बोलते हैं, जो जोड़ता है, ठीक है, एक से दूसरे नली को जोड़ता है, वही फिस्टूला होता है। और ये फिस्टूला जो है बनाया जाता है, डायलिसिस से पहले फिस्टूला तैयार किया जाता है, ओके। इसमें अशुद्ध रक्त प्राप्त कर शुद्ध रक्त वापस जो है शरीर में इन्फ्यूज किया जाता है। ये डायलिसिस में होता यह है कि पहले तो आपको एक कनेक्शन बनाया जाता है, फिस्टूला तैयार किया जाता है मरीज के, ठीक है। एक आपका नली निकलता है ब्लड वाला यहाँ से, और एक नली जो जोड़ा जाता है वह ब्लड जो है वापस बॉडी में भेजता है, ओके। अब ये जो बाहर निकालता है ब्लड सारे आर्टीरियल प्रेशर से जाते हुए मशीन से जाते हुए डायलिजर में आता है। डायलिजर में आपका एक द्रव जो है इधर से जाता है, ब्लड के साथ मिलता है, साफ करता है यहाँ पे, ठीक है, छन्नी करता है। छन्ने के बाद ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट जो है एक बाहर जो है आपके निकल जाता है, और इधर से शुद्ध ब्लड निकल कर यह बॉडी में ये वाला पुनः जो है बॉडी में चला जाता है। तो यही कुछ डायलिजर का प्रोसीजर होता है, समझ गए। डायलिजर शुरू करने से पहले डायलिसिस शुरू करने से पहले यह फिस्टूला बनाया जाता है, जिसे हम लोग कनेक्शन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है भाई मेरे कि डायलिसिस के दौरान देखभाल केयरिंग कैसे किया जाएगा डायलिसिस के दौरान। तो चलिए इसके केयरिंग को भी देख लेते हैं। देखिए, डायलिसिस के दौरान हेमोडायलिसिस प्रक्रिया से पूर्व रोगी का वजन जरूर मापना चाहिए कि रोगी का वजन कितना है, ठीक है। और जब डायलिसिस का प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद भी वेट चेक करना चाहिए। आगे है, रोगी से प्रक्रिया की लिखित सहमति ले, रिटन कंसेंट ले, क्योंकि मान गए उस दौरान हो सकता है मरीज को इन्फेक्शन हो जाए, मरीज को रिएक्शन हो तो उससे पहले उससे कुछ रिटन जो सहमति है वो ले। हो सकता है मरीज जो है इसका सहमति नहीं हो कराने के लिए और आपके प्रेशर में चीज़ें वो करवा रहा हो, तो इन सब चीज़ों से लिखित सहमति लेनी चाहिए। रोगी को प्रक्रिया के बारे में समझाया जाता है। क्या होता है कि जो रोगी होता है उसको प्रोसीजर के बारे में समझाया जाता है कि आपके साथ ऐसे ऐसे प्रोसीजर किया जाएगा। रोगी को मनोवैज्ञानिक सहारा दिया जाता है। अगर उसे कोई चीज़ से वो भयभीत हो, इससे डरे, तो उसे साइकोलॉजिकल सहारा देंगे, हेल्प देंगे कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, ओके। डायलिसिस से पूर्व चिकित्सीय परामर्शानुसार सभी जांचें करवाना चाहिए। डायलिसिस से पहले जो भी कुछ मेडिकल आपका जांच वगैरह होता है वो सारे जांच करवाने चाहिए, ओके। डायलिसिस के दौरान रोगी को शांत व आरामदायक वातावरण प्रदान करना चाहिए। डायलिसिस के दौरान मरीज को देखिएगा, इसीलिए डायलिसिस का एक अलग ही जो है आपका डिपार्ट ही कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे कोई अनावश्यक भीड़ भाड़ आवाज़ ना हो। तो इसीलिए डायलिसिस के रोगी को शांत व आरामदायक वातावरण प्रदान करना चाहिए। 7वां पॉइंट है, रोगी को आरामदायक स्थिति प्रदान करनी चाहिए। रोगी को कंफर्टेबल जो है स्थिति देनी चाहिए, समझ गए। हेमोडायलिसिस के दौरान रोगी को एंटीकोगुलेंट जैसे हिपेरिन इस्तेमाल करना चाहिए, ओके। हेमोडायलिसिस के दौरान थक्का ना बने, इसलिए उसके दौरान मरीज को एंटीकोगुलेंट दिया जाता है जैसे हिपेरिन, ओके। आगे मैं बढ़ता हूँ। 9वां क्वेश्चन है, डायलिसिस से पहले रोगी को एंटी हाइपरटेंसिव एवं वैसोडिलेटर ड्रग नहीं लेने की सलाह देनी चाहिए। डायलिसिस से पहले एंटी हाइपरटेंसिव उच्च रक्तचाप के लिए जो दवाई लेते हैं और जो वैसोडिलेटर दवाई होता है जो हार्ट को मरीजों को ज़्यादातर लेते हैं, तो इनके लिए जो है ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में ये जो दवाई जिसके लिए लेते हैं ना, ये जो दवाई जिसके लिए लेते हैं, जिसके लिए दवाई काम करता है,
वो कंडीशन, वो सिचुएशन जो है ऑटोमेटिक जो है डायलिसिस के बाद आने लगता है। तो दवाई लेने से और ज़्यादा आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान रोगी के वाइटल साइनों को नियमित चेक करके नोट करते रहना चाहिए। ओके। रोगी के पीपीआर, ठीक है ना, टेम्परेचर, पल्स रेट एवं बीपी चार्ट तैयार करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं। रोगी के फिस्टुला साइट जहाँ पे कनेक्शन लगाया गया है, ओके ना, नियमित जांच करते रहें क्योंकि रक्तस्राव होने की संभावना वहाँ से होती है, फिस्टुला वाले जगह से। ओके। 13 पॉइंट है, यदि आवश्यक हो तो रोगी को हल्के से आप जो है ऑक्सीजन दी जानी चाहिए। आगे है यहाँ पे हेमोडायलिसिस पूर्ण होने के बाद रोगी का वजन पुनः मापना चाहिए कि भाई पहले कितना था और अभी कितना है। रोगी के जो फिस्टुला है एवं जो संट है उसको साफ करके रखना चाहिए। समझ रहे हैं कि रोगी का जो फिस्टुला है जहाँ पे कनेक्शन है उसको साफ सुथरा वहाँ से रखना चाहिए, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। रोगी को पोस्ट हेमोडायलिसिस यानी हेमोडायलिसिस के बाद जो भी दवाएं हैं उसे प्रदान करनी चाहिए। तो ये अपन हो गया हेमोडायलिसिस में देखभाल। तो उम्मीद है आपको यह 12वां नंबर का वीडियो MSN1 डायलिसिस के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट्स भी ज़रूर बना रहे होंगे। ठीक है। बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।